अस्सलामुअलैकुम तमाम हाजरीन हजरात, आदाब और नमस्कार और गुड इवनिंग। यहाँ बैठे तमाम हजरात का मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी मसरूफियात में से मेरे लिए वक्त निकाल कर आए। मंच पर तशरीफ़ फरमा मेरे तमाम मोहतरम बुजुर्ग और मेरे साथी, सबसे अव्वल मेरे चचा जनाब शफी अहमद साहब, जिनकी सरपरस्ती मेरे लिए वालिद का काम करती है। आप मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। आपके बाद जनाब धीरपाल कश्यप साहब एडवोकेट, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे बड़े भाई की तरह कदम ब कदम सहयोग कर रहे हैं। जहाँ मुझे ज़रूरत पेश आती है मेरी हेल्प करते हैं, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि इस महफिल की शान, बल्कि यूं कहिए कि बधाइयों की शान, हमारे बुजुर्गाने दीन हजरत सुल्तानुल आरफीन साहब और शाह विलायत साहब के साहिब सज्जादा जनाब नजमुल हसन खान साहब तशरीफ फरमा हैं। मैं इनके लिए आपसे कहूंगा कि तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। हम खुशनसीब हैं कि ये अजीम शख्सियतें हमारे दरमियान हैं। ये शहर बुजुर्गों का शहर है। इस शहर को मदीनतुल औलिया का खिताब हासिल है, बड़े बड़े शहरों को ये खिताब हासिल नहीं। और सुल्तानुल आरफीन साहब और शाह विलायत साहब अपने मुल्कों को छोड़कर इस छोटे से शहर में आकर उन्होंने क़याम फरमाया, और ये हमारी खुशनसीबी है। हम उनको तो नहीं देख सके और उस दौर को हमने मिस कर दिया। ये तो खैर हमारे हाथ में नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमें दुनिया में आने का हुक्म दिया, हमारी रूहें तकलीफ दुनिया में हाजिर हो गई। मगर हमें इस बात की खुशी है कि आप जनाब नजमुल हसन साहब उस दर के साहिबे सज्जादा हैं और मेरे सर पर इनकी सरपरस्ती का बहुत जबरदस्त हाथ है। मैं इसके लिए इनका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। आपकी मोहब्बतों से और आपके प्यार से मुझे बहुत नवाजा गया। आपने अपनी मोहब्बतों से, अपने प्यार से मुझे बहुत नवाजा, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद हमारे अदित गुप्ता जी हैं, जो हमारे पार्टी के अहम कार्यकर्ता हैं। उसके बाद और एक अहम शख्सियत जनाब भूदेव साहब, जो हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। मुझे राजनीति की रास्ता दिखाने वाले यही हैं, एक संजय भैया और एक भूदेव भाई। इन्होंने ही मुझे इस तरफ को मोड़ा है। तो आज अगर मेरे कदम इस जानिब बढ़े हैं तो उसका सारा क्रेडिट दो अजीम शख्सियतों को जाता है। एक तो जनाब संजय सिंह साहब और दूसरे हमारे भूदेव भाई। जब मैं पार्टी में आया तो भूदेव भाई ने मुझसे वायदा किया, आपने मुझसे वायदा किया कि आप पहल कीजिए, मैं आपके साथ हूं। और मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि ये जब से लेके अभी तक मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसके बाद जनाब डॉक्टर अखलाक साहब हैं, जो रमजानपुर से तशरीफ लाए हैं। ये भी हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमसे बड़ी मोहब्बत और उसियत रखते हैं। इस रात के वक्त में भी आप रमजानपुर से हमारे पास तशरीफ लाए, हम उनके बेइंतहा शुक्रगुजार हैं। के बाद मेरे जनाब भाई हैं और आप जितने भी हजरात मौजूद हैं, और रितेश गुप्ता साहब, और एक अहम शख्सियत हमारे गुरु जी जगदीश शर्मा जी, जो अभी आपसे मुखातिब हो रहे थे। तो ये तमाम शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं और इनकी सरपरस्ती में मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सबकी दुआएं मिलेंगी और आप सबका प्यार मिलेगा तो मेरी राहें आसान हो जाएंगी। साथियों, आज का जो ये हमने प्रोग्राम रखा है, दरअसल ये हमने एक मुख्य चुनाव कार्यालय बनाया है। अभी से लेके इलेक्शन तक की तमाम एक्टिविटीज हम यहीं से ही जारी रखेंगे अपनी। आज मैं एक चीज ऐसी अनाउंस करने वाला हूं जो बदायूं के इतिहास में पहली बार होगा। ये चुनाव जो है नगर पालिका का चुनाव, ये दरअसल कोई स्टेट में सरकार नहीं बनाता, कोई सेंट्रल में सरकार नहीं बनाता। ये इसकी एक अपनी एक सरकार सिटी लेवल पर ही चलती है, नगर पालिका तक इसकी सरकार महदूद रहती है। और तमाम चेयरमैन की ये जिम्मेदारी बनती है, तमाम मेंबरान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस अपने शहर को बेहतर से बेहतर करें, इतना बेहतर करें कि दूसरे शहर उनके शहरों की मिसाल दें। और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। मगर हमारे शहर की ये कमनसीबी है कि आज तक हमारे शहर को बदायूं से बाहर ये वक़ार हासिल नहीं हुआ, वो इज्जत हासिल नहीं हुई कि इस शहर को कोई ये कह सके कि बदायूं शहर बहुत अच्छा शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत साफ सुथरा शहर। हमेशा शहर में मैंने जो देखा है, कभी यहाँ पर उजानी से मिसाल दी जाती है कि हमसे हमारा
उझानी बेहतर है, कभी हमसे कहा जाता है चंदूसी बेहतर है, कभी कहा जाता है कि दातागंज बेहतर है। ये तो मैं कस्बों की बात कर रहा हूँ, और शहरों की तो अब बात छोड़ दीजिए। अगर ये कहा जाए कि बरेली और मुरादाबाद बेहतर है, वो तो बहुत आगे की बात हो गई। मतलब हमारे शहर के मुकाबले छोटे छोटे कस्बे बेहतर हैं, मगर हमारा शहर बेहतर है। आज भी हमारे शहर को बैकवर्ड शहर कहा जाता है, पिछड़ा हुआ शहर कहा जाता है। आप जिस तरफ निकल जाइए गंदगी उरूज पर है, नाले नालियां कीचड़ से भरे हुए हैं, नाले नालियां कीचड़ से भरे हुए हैं, आवारा जानवर सड़कों पर टहल रहे हैं, गाय, सांड, सुअर, कुत्ते। लगता है कि ये इंसानों के रहने का शहर ही नहीं है, सिर्फ जानवर ही। अरे भाई, ये जानवरों के लिए अलग जगहें होती हैं, गाय सांडों के लिए गौशालाएं हैं, कुत्ते और सुअरों के लिए भी शेल्टर होना चाहिए, जो आज तक किसी भी चेयरमैन को बनाने की जरूरत ही पेश नहीं आई। इस पर काम नहीं करते। तो आज मैं उन्हीं सब चीजों को आपके आगे रखने वाला हूं। हमारे यहाँ जो शहर की बदहाली है, उसकी आखिर वजह क्या है, अभी मैं आपको मेन टॉपिक पर लेके आना चाहता हूं कि जो इस बदहाली की वजह क्या है। क्या हमारे शहर में कोई मिनिस्टर नहीं हुआ, कोई स्टेट लेवल पर लोग मिनिस्टर नहीं हुए, क्या लोग सेंट्रल लेवल पर मिनिस्टर नहीं हुए, मगर शहर में बदलाव क्या हुआ? एक भी कोई बड़ा बड़ा लीडर, इतने एमपी, कोई एमपी 25 साल बदायूं में रहा, कोई एमपी 10 साल से बदायूं में है, कोई एमपी 5 साल बदायूं में है, किसी भी एक एमपी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो बदायूं शहर में एक इंडस्ट्री ले आए, एक यूनिवर्सिटी बना दे। आज भी हमारे यहाँ के बच्चे मेडिकल करने के लिए दिल्ली जाते हैं। हमारे बच्चों की जो तालीम का दायरा है वो बस 12वीं तक, ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक ही सिमट कर रह जाता है। कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, कोई बच्चा मेडिकल हासिल नहीं कर सकता, कि कोई बच्चा बदायूं से डॉक्टर बनकर निकल रहा है। ये क्या वजह है? कोई भी लीडर काम ही नहीं करता इन सब चीजों पर। क्या हमारे यहाँ के लोगों को तालीम हासिल करने का अख्तियार नहीं? कोई एमएलए एमपी इस चीज पर काम नहीं करता, कोई एमएलए एमपी स्कूल बनाने पर काम नहीं करता। सरकारी स्कूलों की बदतरीन हालत है। हमारे यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं, कहीं पर उसमें टाट नहीं है, जमीन पर बच्चे बैठते हैं, कहीं छतें नहीं है, आला तालीम देने का कोई जरिया ही नहीं। अब आप चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन जो है वो शहर के लिए एक ऐसा शख्स होता है जिसको फादर ऑफ सिटी भी कहा जाता है, पूरे शहर का एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास होता है। मगर कोई भी चेयरमैन, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी मैंने अपने होश में नहीं देखा। और ये यहाँ जो हजरात मुझसे बड़े हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उन्होंने भी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई चेयरमैन इलेक्शन से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी करे, अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करे, कि वो ये बतलाए कि आखिर वो चुनाव जीतने के बाद क्या करेगा। वो शहर का विकास करेगा कि अपना विकास करेगा, ये कोई नहीं बताता। क्या ये हमारी जरूरत नहीं? और कोई भी शहर का व्यक्ति ये पूछता नहीं है कि आप वोट मांगने के लिए आए हैं, आखिर आपके पास प्लान क्या है, आप हमारे शहर को कहां ले जाने वाले हैं, आपको ये तो बताना पड़ेगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। अगर हम अपना एक छोटा सा 100 गज का मकान बना लें, तो हम ये सोचते हैं कि हमारा मकान जो है वो पूरी गली में सबसे खूबसूरत होना चाहिए, पूरे मोहल्ले में सबसे खूबसूरत होना चाहिए। किसी ऐसे आर्किटेक्ट से हम नक्शा बनवाएं उसका, जो हमारे मकान को एक खिलौना बनाकर रख दे, एक नमूना बनाकर रख दे। अगर हम 4 आर्किटेक्ट से अपना नक्शा बनवाएंगे तो हम सबसे पहले उस नक्शे को तरजीह देंगे जो सबसे खूबसूरत होगा, क्योंकि वो हमारा मकान रोज रोज नहीं बनेगा। वो जो सब खूबसूरत उसका नक्शा होगा, हम उसको तरजीह देंगे और उसके मुताबिक अपना मकान बनवाएंगे। मगर जब हम 5 साल के लिए अपना कोई लीडर चुनते हैं, तो हम ये सोच अपनी बदल देते हैं। हम किसी शख्स से ये नहीं पूछते कि आपके पास प्लान क्या है और आप हमारे शहर को कहां ले जाने वाले हो, किसे नर्क बनाने वाले हो, किसे स्वर्ग बनाने वाले हो। जिस बदहाली में हम जी रहे हैं, आप हमें उससे बदतरीन हालत में ले जाने वाले हो या इससे हमें बेहतर हालात में ले जाने वाले, ये हमें कोई नहीं बताता। यही वजह है कि हमारा शहर दिन ब दिन बदहाली में धंसता ही चला जा। मेरे होश में जब मैंने बचपन से निकलकर हम जवानी में कदम रख रहे थे, तो 1988 में पहला चुनाव हुआ। चुनाव तो हालांकि ब्रिटिश पीरियड से हो रहे हैं, फिर सुपर सीट हो गई, फिर हमारे सामने जब चुनाव हुआ तो 1988 में चुनाव हुआ, जिसमें जनाब शब्बीर हसन खान साहब चेयरमैन चुने गए। और जब से लेके अभी तक 7 चेयरमैन आ चुके हैं और 9 मर्तबा शपथ हो। आपकी नजर में जो सबसे बेहतरीन चेयरमैन हो, मैं किसी शख्स की बुराइयां नहीं करता, मेरा काम ये नहीं है
कि सारा जमाना बुरा है और मैं सबसे अच्छा हूं। मैं लोगों में खामियां नहीं निकालता, मेरे अंदर बतेरी खामियां हैं। अगर मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि जो शहर के मुद्दे हैं जिस पर लोगों ने काम करा है, आपकी नजर में आज तक का जो सबसे बेहतरीन चेयरमैन हो उसको तसव्वुर में रखिए और जो पॉइंट, जो मुद्दे मैं आपको बता रहा हूं उन मुद्दों को जहन में रखिए। अब से 1988 से लेकर अभी तक 34 बरस का अरसा हो गया। इन 34 सालों पर आप एक मर्तबा गौर कीजिए। अब से 34 साल पहले शहर में कूड़े के ढेर लगा करते थे और कूड़ा उठाकर छोटी ज़ियारत रोड, बड़ी ज़ियारत रोड, शेखोपुर रोड, अलापुर रोड, दातागंज रोड पर दोनों सिमत कूड़ा फैला दिया जाता था और बाहर एक बोर्ड लगा, आप अक्सर देखेंगे कि बधाइयों में आपका स्वागत। रोड के दोनों सिमत कूड़ा फैला हुआ है, जानवर मरे हुए उस पर सड़ रहे हैं और बाहर लाखों रुपए का बोर्ड बना हुआ है जिस पर लिखा है कि बधाइयों में आपका स्वागत। 34 बरस पहले शहर में कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं था। डंपिंग ग्राउंड वो ग्राउंड होता है जहां पूरे शहर से कूड़ा इकट्ठा करके डाल दिया जाता है और फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, कुछ खाद बनाई जाती है और दीगर जो भी कुछ किया जाता है, उस प्लास्टिक अलग कर दिया, जिसका खाद बनना है खाद बना दिया गया। उजानी जैसे कस्बे में डंपिंग ग्राउंड है, मगर बदायूं में एक डंपिंग ग्राउंड नहीं है। यहाँ का हर खाली प्लॉट डंपिंग ग्राउंड है, हर रास्ता डंपिंग ग्राउंड। क्या ये शहर की जरूरत नहीं? इस पर किसी चेयरमैन ने आज तक काम नहीं करा 34 वर्षों में। अब से 34 साल पहले गाय, सांड, सुअर, कुत्ते सड़कों पर घुमा करते थे। कीचड़ में लत सुअर सड़कों पे घूम रहे हैं। कुत्ते दौड़ा दौड़ा कर मोटरसाइकिलों, स्कूटर वालों को गिरा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं लोग, मर रहे हैं लोग। इससे पहले भी कुत्तों और सुअरों के लिए शहर में कोई शेल्टर नहीं था और आज भी शेल्टर नहीं है। क्या ये हमारे शहर की शान है? मगर इस पर किसी ने काम नहीं किया। आज भी पूरे शहर के अंदर पेशाब घर नहीं है। इन 34 वर्षों के अंदर आप गौर कर लीजिए कि जितने चेयरमैन गुजरे हैं, 7 चेयरमैन ने अगर एक एक टॉयलेट बनवाते तो शहर में 7 टॉयलेट होते। आज पूरे शहर में 7 टॉयलेट नहीं है। लोग सड़कों पर पेशाब करने के लिए मजबूर हैं। हम जब रास्तों से गुजरते हैं अपनी मां, बहन और बेटियों के साथ, तो जब हम लोगों को पेशाब करते देखते हैं तो हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। मगर उनको शर्म नहीं आती कि जिन पर इस व्यवस्था को संभालने का, इस व्यवस्था को बेहतर करने का जिम्मा दिया गया है जनता की, आवाम ने। अगर एक बारिश हो जाए तो पूरा शहर दरिया बन जाता है। आधे घंटे की, 1 घंटे की बारिश और रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। 6 सड़का, मथुरिया चौक, बाबूराम मार्केट, ममन चौक, ये तमाम रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं कई कई घंटे के लिए। 34 बरस पहले भी इन जगहों पर पानी भरता था और आज भी पानी भरता है। तो मैं जानना चाहता हूं गुज़िश्ता चेयरमैनों से, जो लोग गुजर गए, कि आखिर आपने अपने 5-5 बरस का अपना कार्यकाल आप पूरा कर गए हैं, आखिर आपने शहर के लिए किया क्या है? सिर्फ कोठियां बनवाई हैं या नगर पालिका के पैसे को बर्बाद किया। जगह जगह बड़े बड़े द्वार बने हुए हैं, लाखों लाखों रुपए के द्वार बने हुए हैं, 25-25, 30-30 लाख रुपए के द्वार बने हुए हैं। कहीं आप देखिए कोई श्यामलाल द्वार है, कोई शेरवानी द्वार है, कोई मथुरिया जी का द्वार है। कितने द्वार बने हुए पूरे शहर। ना ये द्वार आपको धूप से बचा सकते हैं, ना बारिश से बचा सकते हैं और ना सर्दी से बचा सकते हैं। 100% वेस्ट ऑफ मनी, 100% वेस्ट ऑफ मनी। इससे जनता को किसको क्या फैस पहुंच रहा है? कोई शख्स बताए कि इससे किसी को क्या फैस पहुंच रहा है? सिर्फ एक लूट है, अवाम के पैसे को बर्बाद करना और जो जरूरत की चीजें हैं उनको नजरअंदाज। मैं आज इस व्यवस्था को बदलने वाला हूं। इस लायक तो नहीं हूं कि मैं कोई इतिहास कायम कर सकूं, मगर एक कोशिश कर रहा हूं। मैं आज अपना एक चुनावी घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहा हूं। अभी ये मंच पर मौजूद तमाम हजरात मेरे मैनिफेस्टो को जारी करेंगे। ये मेरा मैनिफेस्टो है। अगर आपको ये कहा जाए कि आप एक पेज पर नकल उतार दीजिए, एक पेज लिखा हुआ है और आप उसको नकल उतार दीजिए, तो शायद आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में नकल उतार देंगे। मगर अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप अपनी समझ से सोच कर इस पेज को भर दीजिए, तो ये दावा है कि 2 दिन लग जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये एक
मैं इस लायक नहीं हूं कि कोई इतिहास रचूं, मगर आज एक मैंने ऐसी पहल कर दी है कि आप लोग ये कह सकेंगे कि बदायूं में अगर कोई कैंडिडेट था जिसने अपना चुनाव मैनिफेस्टो पे लड़ा तो आपकी जुबान पर मेरा नाम आ जाएगा।